हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो अपन ने किया था वो क्या था? फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। कितना आया था? एफ वेक्टर इक्वल टू आई समेशन ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा जी। फॉर स्ट्रेट वायर अगर वायर स्ट्रेट हो जाता है तो समेशन ऑफ डीएल वेक्टर बिकम्स एल वेक्टर और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना जी। तो ये कितना बन गया था? एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है, अच्छा जी। मैग्नीट्यूड वाइज लिखा जाए तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड होता था। डायरेक्शन एल और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। एल की डायरेक्शन तो डायरेक्शन ऑफ करंट है और बी है ना। डायरेक्शन फोर्स की निकालनी है तो एक तो रूल वही है, फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर करो, सेकंड की तरफ फोल्ड कर लो, थंब बताएगा आपको किसकी डायरेक्शन? फोर्स की डायरेक्शन। फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर और ये थंब बताएगा। ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हो राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर फर्स्ट वेक्टर, सेकंड फिंगर सेकंड वेक्टर, तो थंब अगर आप तीनों को ऐसे स्ट्रेच कर लो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, है ना। तो फर्स्ट फिंगर फर्स्ट वेक्टर यानी डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकंड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, देन थंब क्या बताएगा आपको? डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताने वाला है। ठीक है जी, अच्छा जी। चलिए इसके ऊपर और छोटी छोटी सी देखो फोर्स की डायरेक्शन की बात करो। मैंने वैसे तो आपको छोटे छोटे सवाल करवा ही दिए थे। अच्छा जी, जैसे मैं कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट इधर फ्लो हो रहा है भाई फोर्स की सिर्फ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड बाद में देखते रहेंगे। फोर्स की डायरेक्शन देखो, फोर्स की डायरेक्शन फर्स्ट फिंगर फर्स्ट वेक्टर सेकंड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब किधर गया? अंदर की तरफ, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अंदर की तरफ। किधर लगेगा? अंदर की तरफ। मैग्नीट्यूड की बात करें तो सर जी स्ट्रेट वायर है, मान लीजिए लेंथ एल दे रखी है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, जो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी यहां से यहां तक की, अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां तक है ना, ये लेंथ मान लीजिए एल है। अच्छा, तो फोर्स की वैल्यू कितनी लगेगी? एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा किसके बीच में एंगल होगा? एल और बी, और एल की डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखो डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल है, तो ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी आई एल बी। कितनी हो जाएगी? आई एल बी। ठीक है, ऐसा अपन ने कर लिया था, एक स्क्वायर लूप का भी कर लिया था ना इसमें क्वेश्चन। चलिए जी, एक उसके ऊपर वायर को मीडियम में रखना। ठीक है, एयर के अंदर फ्री अगर ऐसे रोकना है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड चाहिएगा वो भी आपने निकाल लिया था ना। अच्छा जी, लेमडा जी बाई आई आया था ना। चलिए जी, और देखिए मैंने कहा कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई समेशन ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस बी फॉर स्ट्रेट वायर कितना होता है? समेशन ऑफ डीएल वेक्टर एल वेक्टर के इक्वल, क्योंकि अगर वायर स्ट्रेट है एल लेंथ का है तो सभी डीएल डीएल वेक्टर जोड़ोगे तो क्या पूरी लेंथ एल बन जाएगी? एल वेक्टर बन जाएगा। यस सर, है ना। तो एल वेक्टर होता है। अगर वायर स्ट्रेट नहीं है, अगर वायर ऐसा कुछ है, रैंडमली ऐसा कुछ है, ठीक है, तो जो एल वेक्टर होगा वो इनिशियल एंड को फाइनल एंड से कनेक्ट करने वाला वेक्टर होगा। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ डी एल वेक्टर, ये वाला वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर क्या होगा? समेशन ऑफ डी एल वेक्टर अगर वायर स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, अच्छा अगली बात फॉर क्लोज लूप। फॉर क्लोज लूप, ऐसा लूप जो पहले से ही क्लोज हो, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मान लो कि कोई भी रैंडम शेप है, तो देखो आप ये करंट फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो समेशन ऑफ डीएल कितना हो जाएगा? समेशन ऑफ डीएल क्या 0 हो जाएगा? यस सर। देखो सारे डीएल 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 वेक्टर जोड़ोगे तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है, तो समेशन ऑफ डीएल वेक्टर कितना हो जाएगा? 0। आपने पॉलीगॉन रूल ट्रायंगल रूल में पढ़ा था, जब भी क्लोज लूप बन जाता है कुछ वेक्टर से मिलके तो क्या नेट जो सम आता है वेक्टर का कितना आता है? 0। तो यहाँ पे डीएल, सारे आप डीएल वेक्टर जोड़ोगे तो डीएल वेक्टर का सम क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये था ओपन लूप, तो डीएल वेक्टर क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर ये होता है डीएल वेक्टर का सम। हाँ, अब यहाँ इनिशियल और फाइनल वेक्टर तो देखो, इनिशियल यहाँ से चालू लूप यहीं पे आके खत्म हो गया,
तो लूप को क्लोज, जो एक क्लोजिंग साइड होती है यही तो होती है आपकी क्या रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर लूप पहले से ही क्लोज है तो आपको कोई क्लोजिंग साइड नहीं लगानी पड़ रही है ना, आपकी क्लोजिंग साइड की लेंथ कितनी आएगी 0, इसलिए समेशन ऑफ डीएल वेक्टर कितना आएगा आपका 0 आएगा, किसके लिए क्लोज लूप के लिए। तो जब भी कोई क्लोज लूप होगा, जब भी कोई क्लोज लूप होगा तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा भाई 0, फोर्स नेट कितना होता है 0, क्योंकि डीएल वेक्टर की वैल्यू 0, यहां पे रख दोगे 0 तो फोर्स की वैल्यू कितनी आती है 0। चलो रेक्टेंगुलर लूप भी लिया था अपन ने क्वेश्चन के अंदर, तो उस पे नेट फोर्स कितना आया था 0, उसके सभी पार्ट्स के ऊपर सभी जो स्ट्रेट वायर के अपने अलग अलग 4 पार्ट बनाने थे सभी पे फोर्स निकाला, और जब सभी फोर्स का आपने ऐड किया तो नेट फोर्स कितना आ रहा था 0, सब कैंसिल आउट हो रहे थे, है ना। चलिए जी अब देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था, वो सर्कुलर वायर वाला, देखिए ये ऐसा वायर था, रेडियस थी r, करंट कितना था भाई I, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये मैग्नीट्यूड थी। मैंने कहा भाई कितना फोर्स लगेगा, तो देखो क्या वायर स्ट्रेट है, नहीं, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करो भाई, ये हो गया वेक्टर। तो इस वायर को आप इस लेंथ से क्या कर सकते हो भाई रिप्लेस कर सकते हैं, इस वायर को इस वाली लेंथ से आप क्या कर सकते हो रिप्लेस कर सकते हो। चलिए जी देखिए तो कितना हो जाएगा कि आई एल कितना भाई 2r हो जाएगा, आई एल बी की वैल्यू b इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, देखो ये फाइनल वायर आपका ये वाला है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है अंदर, तो क्या 90 डिग्री हो गया, ये और ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो साइन 90, ये नेट फोर्स हो गया ना साइन 90, साइन 90 वैल्यू 1 होती है तो नेट फोर्स यही बचा आपका, ठीक है। अच्छा जी ओके, अरे इसको एक तरीके से और समझा जा सकता है, देखो देखिए जरा कि इस पे फोर्स लगा I2R इंटू बी इस सर्कुलर रिंग के ऊपर, तो जब भी वायर स्ट्रेट ना हो तो आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ लीजिए, ये आपका डीएल वेक्टर का सम होगा, तो यहाँ पे हो गया आई डीएल वेक्टर का सम इतना हो गया बी इंटू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। चलिए अब इसको देखो दूसरे तरीके से प्रूव करते हैं, देखो थोड़ा सा आप एक चीज देखिए कि ये लूप ऐसा है, मुझे पता अगर ये लूप क्लोज होता, मान लीजिए क्लोज होता, अगर यानी ये लूप ऐसा होता पूरा क्लोज है, तो नेट फोर्स कितना होता 0, क्लोज लूप पे कितना फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण 0, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा जी अब इसमें दो पार्ट समझ लीजिए आप, एक पार्ट तो सर्कुलर और एक पार्ट ये स्ट्रेट। मान लीजिए आपसे पूछे सर्कुलर पार्ट पे कितना फोर्स लगा, मान लीजिए इस पे फोर्स लगा F1 और इस पे कितना लगा F2, मान लीजिए स्ट्रेट पार्ट पे इस पे लगा F1 फोर्स और इस पे लगा मान लीजिए F2 फोर्स। अब मुझे बताया कि नेट फोर्स F1 प्लस F2 नेट फोर्स तो कितना होना चाहिए 0, यानी जो F1 वेक्टर है क्या वो F2 वेक्टर के इक्वल और ऑपोजिट होगा, यानी जो 1 पे जो फोर्स लग रहा है और जो 2 पे फोर्स लग रहा है मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होंगे पर डायरेक्शन दोनों की क्या होगी अपोजिट होगी। अच्छा तो देखो यानी मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो जो फर्स्ट पे फोर्स लग रहा है F1 बराबर F2, भाई मैग्नीट्यूड ले लिया, देखो ऊपर से वेक्टर हटा दिया इसलिए माइनस हट गया, वेक्टर मोड़ लिया मैंने दोनों तरफ, है ना। तो F1 बराबर यानी इस वायर पे वो ही फोर्स लगेगा जो इस वायर पे लग रहा है ना। देखो आप इनिशियल फाइनल जोड़ते तब भी क्या यही वायर बनता, यस सर। अच्छा डायरेक्शन की बात करूं तो इस वायर पे जो फोर्स लग रहा है उसकी और इसकी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट। अब देखो इस पे किधर फोर्स लगा, इस पे लगा फोर्स, फर्स्ट क्लोज लूप बनाओगे तो करंट ऐसे गया, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर नीचे, यानी F2 की तो वैल्यू इधर आएगी। क्या F2 स्ट्रेट वायर है, यस सर। इस पे फोर्स कितना लगेगा ILB, क्योंकि थीटा तो 90 डिग्री है। इसका मतलब जो F1 पे फोर्स लगेगा वो इतना का इतना ही लगेगा और ऊपर की तरफ लगेगा कितना I2RB, इतना कितना फोर्स क्या लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अच्छा अगर ये सर्कुलर की जगह रैंडम शेप होती तब भी क्या फर्क पड़ रहा था, अगर ये रैंडम शेप होती तब भी क्लोज लूप है तो नेट फोर्स तो 0 ही होगा, तब भी F1 और F2 वेक्टर की वैल्यू बराबर आएगी, डायरेक्शन अपोजिट आएगी। तो इसका शेप चाहे भी कैसा भी हो, इसका शेप कैसा भी हो, फोर्स हमेशा
इसको इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली जो वायर बनती है, इस पे जो फोर्स लगता है मैग्नीट्यूड वाइज, ये जो वायर बनता है मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स इतना ही लगता है, बस डायरेक्शन अपोजिट आती है। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है तो अगर आपको सीधी इसकी डायरेक्शन निकालनी है, आपको जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया तो आप क्लोज लूप बनाने के लिए आप इसको ऐसा जोड़ो, करंट की डायरेक्शन उल्टा ले लो तो अपना फोर्स की डायरेक्शन उल्टी आ जाएगी। तो देखो ये वही बन गया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर बन गया ना। हाँ जी, तो आप क्या कीजिए, इनिशियल और फाइनल को हमेशा जोड़ लीजिए। उसका छोटा सा प्रूफ था, आप उसको ऐसा भी समझ सकते हो। देखो क्लोज लूप बना के जो इस वाले वायर पे जो फोर्स आएगा, इस पूरे सर्कुलर वायर पे उतना ही फोर्स लगेगा पर अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। कब ये क्लोज लूप कब बनेगा, तो मैं इसको इधर ऐसे जोड़ूंगा तब, है ना। तो अगर करंट इधर है तो जो फोर्स लग रहा है इस पे, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर मैं इसमें करंट की ही डायरेक्शन अपोजिट कर दूंगा तो इस पे फोर्स अपना आप इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अब इस पे लगने वाला फोर्स और इस पे लगने वाला फोर्स, इस पे लगने वाला फोर्स और इस पे लगने वाला फोर्स, क्या दोनों सेम हो जाएंगे और डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी आपकी, सेम हो जाएगी। तो सिंपल आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़िए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ दीजिए और जो भी फोर्स इस पे लग रहा है वही फोर्स क्या लग रहा होगा ऊपर वाले पे। तो जब भी कोई रैंडम शेप आपको देता है तब आप क्या कर लीजिए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ऐड कर लीजिए। जैसे ये और सिंपली देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि ये कोई है, ये लूप है, ठीक है, इन दोनों एंड्स के बीच का गैप मान लीजिए L है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चलो डॉट ले लो इस बार। मैंने कहा इसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ, तो मैग्नीट्यूड तो भाई इसको क्लोज कर लीजिए। तो लेंथ कितनी आई भाई, क्लोज कर रहे हो तो भाई ये वाली साइड लगा दी आपने, करंट इधर। तो अब देखो डायरेक्शन आपने करंट की इधर ली है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स क्या इसके ऊपर लग रहा होगा, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। क्योंकि देखो इसके ऊपर देखो एक बात और समझिए आप, अगर ये कोई लूप है रैंडम ऐसा, तो आपने ऐसा क्लोज लूप लगाया, ठीक है, आपने इसको क्लोज कर दिया, तो क्या इस वायर पे और इस पे लगने वाला फोर्स इक्वल और अपोजिट होगा? यस सर। और इस पे नेट फोर्स कितना होगा भाई? 0। यानी इस वायर पे वही फोर्स लगेगा जो इस स्ट्रेट वायर पे लग रहा है, इसके इक्वल लगेगा पर डायरेक्शन अपोजिट लगेगी। क्या तुम इसको, भाई नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए ना। अभी क्लोज लूप में तो नेट फोर्स कितना है? 0। अच्छा, तो अगर आप इसको इससे रिप्लेस कर दें, इस वायर से, अब इन दोनों वायर पे क्या, दोनों वायर सेम लेंथ के हैं, बस करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो भाई फोर्स की डायरेक्शन भी क्या है? अपोजिट है। देखो, तो जैसे इस वायर पे जो भी फोर्स लग रहा था, इस वायर पे उतना ही फोर्स लगेगा, पर क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स की डायरेक्शन, अगर इस पे फोर्स इधर लग रहा है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। यानी इस वाले वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स उतना ही है जो इस लूप पे लग रहा होगा। नहीं आया समझ में? वापस से सुनिए, ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई खास चीज नहीं है। देखो, मैंने कहा कि ये कोई रैंडम वायर है, ये ऐसा ऐसा, मुझे पता है कि अगर मैं इसको यूं क्लोज कर दूं तो नेट फोर्स 0 होने वाला है। नेट फोर्स 0 यानी इस स्ट्रेट वायर पे और इस ऊपर वाले लूप पे इक्वल और अपोजिट क्या लग रहे हैं भाई? ये ऊपर वाला जो ये सेक्शन है, कर्व पार्ट है, इन दोनों पे फोर्स इक्वल लग रहा है और अपोजिट लग रहा है। मान लीजिए इस पे इसलिए पूरे लूप पे क्या हो रहा है? नेट फोर्स कितना हो रहा है भाई? 0 हो रहा है, पूरे लूप के ऊपर लगा के, है ना। मान लीजिए इस पे फोर्स F इधर लग रहा है, तो इसका मतलब इस पूरे लूप पे F फोर्स इधर लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आप ये देखिए कि इस लूप पे फोर्स 0 है, अगर मैं इस लूप की जगह एक इतना ही वायर इस डायरेक्शन में लगा दूं, तो क्या देखो सेम वायर है, सेम लेंथ है, बस करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो भाई दोनों में सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स होगी। करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते ही क्या हो गया भाई? फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। यानी जो इस वायर पे फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है F, ठीक है। तो यानी जो इस लूप पे फोर्स लग रहा था और इस वायर पे फोर्स लग रहा था, ये मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम होंगे और डायरेक्शन वाइज भी सेम होंगे। मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम होंगे और डायरेक्शन वाइज भी सेम होंगे। इसलिए इस पूरे लूप को इस वाले वायर से रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों पे फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम रहता है।
चलिए जी, और देखिए, या फिर आप कंसेप्ट बना लीजिए, आपको तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करना है, आपको तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करना है, ठीक है। चलिए जी, और देखिए, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इसमें सर्कुलर लूप रखा हुआ है, करंट फ्लो हो रहा है इधर, नेट फोर्स कितना, 0। क्यों भाई, क्लोज लूप है। कैसा है, क्लोज लूप है। बात समझ में आ रही है आपको? या आप क्या समझ लो, इसको देखो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक इसमें और एक इसमें। नीचे वाले हाफ को अलग मान लो, तो ऊपर वाले हाफ को रिप्लेस किया जा सकता है इस वायर से, और नीचे वाले हाफ को रिप्लेस किया जा सकता है इस वायर से। अब देखो, दो इक्वल वायर है, अपोजिट करंट है, तो क्या दोनों पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा? अब इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा तो नेट फोर्स कितना हो गया भाई, 0 हो गया, है ना। आप ऐसा भी समझ सकते हैं डायग्राम से। बाकी आपको पता है सर, क्लोज लूप है तो नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा, चाहे शेप कैसा भी हो। और देखिए, मैंने आपको बोला कि एक वायर ऐसा है, ठीक है, इस टाइप का वायर है ना, ये सर्कुलर पार्ट है, इसकी रेडियस है r, ठीक है, r रेडियस है, इनमें से I करंट जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा, पूरी जगह मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए B है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B। मैंने कहा बताइए, इस पूरे वायर पे नेट फोर्स कितना लगेगा। चलिए पहले आप यहां से यहां तक का एक पार्ट डिवाइड कर लीजिए, एक वायर ये, एक वायर ये, और एक वायर ये, सिंपली, है ना। अच्छा, इस वायर पे अगर मैं फोर्स देखूं तो फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थंब ऊपर, यानी इस पे फोर्स तो इधर लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा, मान लीजिए F, तो क्या गारंटीड इसमें भी F ही लगेगा? दोनों सेम पैरेलल वायर, बस करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दी तो क्या चेंज हो गया भाई, फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, है ना। इसमें देखो, निकाल के देख लो, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, और ये देखो दोनों की लेंथ भी बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों सेम में प्लेस है, तो कैसा आ जाएगा, ठीक है। अब बचा ये वाला, अब अगर इन दोनों पार्ट्स का देखूं तो नेट फोर्स इन दोनों पे लगा के तो भाई 0 हो गया, इन दोनों पे तो इक्वल और अपोजिट है। अब बचा इस पार्ट का, तो क्या इस पार्ट पे वही फोर्स लगेगा जो इस वाले वायर पे लगेगा? करंट इधर जा रहा है, ये आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट, यानी इस वाले वायर पे तो फोर्स लगेगा। अब इस वाले वायर पे किधर फोर्स लगेगा, फर्स्ट में इनिशियल से फाइनल डायरेक्शन में, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, इधर इधर लगेगा सर इस पे फोर्स। कितना लगेगा इसके ऊपर भाई फोर्स है, इसके ऊपर सर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा I, जो करंट फ्लो है, L, L की वैल्यू कितनी, 2R, करंट है तो आपने इससे रिप्लेस किया ना, इसको रिप्लेस करने मतलब चाहे इस पे फोर्स निकाल लो, चाहे इस पे फोर्स निकाल लो, एक ही बात है। तो आप इसकी जगह इस पे निकाल लो, क्योंकि स्ट्रेट वायर पे निकालना आसान है आपके लिए। ILB, और थीटा की वैल्यू 90, देखो ये आपका इधर है, ये आपका अंदर है, 90 है तो sin 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, यानी नेट फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा और वैल्यू होगी इतनी। चलिए भाई, और देखिए, देखिए मैंने आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन बोला कि मान लीजिए ये और ये दो मेटेलिक रेल्स है ना, मतलब दो ऐसे दो मेटेलिक वायर रखे हैं जिनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, जिनका रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है ना। इन दोनों को मैंने इधर एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक, मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। इसके ऊपर यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल था जिसकी डायरेक्शन ये पूरी रेंज में,
ठीक है, ऐसे बाहर तक मैग्नेटिक फील्ड L1। ठीक, अच्छा इस पे मैंने एक वायर रखी, ये ठीक, इसका रेजिस्टेंस जो है ये रखने के बाद जो इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो आपको दे रखा है R, कितना दे रखा है R। अच्छा तो क्या इस सर्किट से करंट फ्लो होगा? यस सर, करंट ऐसे जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से वापस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इतने पार्ट में मान लीजिए ये लेंथ है L1 पूरे वायर की, ये L1 और ये जो लेंथ है वो है L। ठीक है, अच्छा तो करंट जो देखो यहां से सीधा यहां मुड़ जाएगा, तो इतने वायर में करंट है, क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, तो इसके ऊपर भाई फोर्स भी लगेगा। किधर लगेगा सर? करंट तो देखो पॉजिटिव से निकला नेगेटिव की तरफ गया, तो करंट इधर, बी इधर, तो फोर्स का इधर लगेगा। यस सर, इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा। अच्छा ये बोला कि जहां पे वायर रखा है यहां से रेल की लेंथ इधर है बी और इस साइड में लेंथ है ए। अब इधर फोर्स लगेगा तो ये वायर इधर चलना स्टार्ट होगा। अब इधर भाई फोर्स लग रहा है, इधर स्लाइड करना स्टार्ट होगा, पर फोर्स लगते ही चीज चलती नहीं है ना। फोर्स सफिशिएंट होना चाहिए ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। ऐसे नहीं कि मैंने उंगली से फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट चलना ही चालू हो जाएगा ना, यानी उसके ऊपर मिनिमम फोर्स, यानी इतना फोर्स तो होना चाहिए जो उसकी फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके, है ना। मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो ये रेल्स हैं ये फ्रिक्शनलेस हैं। कैसी हैं? फ्रिक्शनलेस, यानी इस पे हल्का सा फोर्स लगा तो आप ये मूव करेगा, फ्रिक्शन है ही, यानी मोशन को अपोज करने वाला कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा ये यहाँ तक रेल तक वैलिड है ये बात, ठीक है। इसके बाद जो नीचे जब ये वायर रेल से नीचे उतर के ऐसे फर्श पे चलेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू। कितना है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट? म्यू। तो मैंने कहा कि बताइए ये कितना दूर जाकर रुक जाएगा, ये कितना दूर जाकर रुक जाएगा वायर। देखो वापस से क्वेश्चन समझिए, मैंने दो मेटलिक रेल्स हैं जो फ्रिक्शनलेस हैं और रेजिस्टेंस भी जिनका नेग्लिजिबल है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे एक बैटरी से जोड़ा गया और यहाँ पे एक रोड रख दी गई, ठीक है। अब इस रोड के ऊपर जैसे ही रखा सर्किट क्लोज हुआ तो करंट फ्लो हुआ। अच्छा करंट की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो I इक्वल टू चलेगा टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इस वायर समेत मैंने टोटल रेजिस्टेंस आपको बता दिया, जो सर्किट में अप्लाइड है वो कितना है R। तो इतना करंट चला, इस करंट के चलने के कारण ये रोड इधर स्लाइड हुई क्योंकि फ्रिक्शन जीरो था। अच्छा ये रोड चलती गई यहाँ तक रेल्स तक आएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे रेल से नीचे उतरेगी तो भाई फ्रिक्शन लगना चालू हो जाएगा और फोर्स लगना बंद हो जाएगा। देखो जो ये फोर्स लग रहा था मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये कब तक लगेगा फोर्स? तो तब तक है ना करंट कैरिंग वायर पे लगता है। तो देखो जैसे ही इस रेल से उतरेगी तो जैसे मान लो ये रोड यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, तो देखो सर्किट यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो इस पे इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स तो बंद हो गया, जबकि इसके ऊपर इधर लगने वाला फ्रिक्शन चालू हो गया। क्या चालू हो गया? फ्रिक्शन, जो मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो ये रोड कुछ दूर जाकर रुक जाएगी। मुझसे पूछा गया कितना दूर जाकर रुकेगी, और इस रोड का मास दे रखा है आपको m। कितना दे रखा है? इस रोड का मास m दे रखा है ना। चलिए जी, क्वेश्चन आसान है, घबराइए नहीं, आराम से हो जाएगा ना। देखो आई थिंक आप क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। रोड रखी हुई है, इसलिए इधर आपको ये समझ में आया होगा ये रोड चलेगी क्यों और फाइनली रुकेगी क्यों, है ना। अच्छा जी अब आगे देखिए थोड़ी सी बात। अब सबसे पहले तो मैं इस वायर पे फोर्स निकालता हूँ, फोर्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपने स्टार्ट किया इसको, अच्छा जी, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी भाई इसकी? 0, u बराबर 0। अच्छा इसमें फोर्स कितना लगा? F इक्वल टू I L B। L कौन सा? ये वाली लेंथ, क्योंकि करंट इसमें ही चल रहा है तो सिर्फ इस वाली लेंथ पे फोर्स लगेगा भाई, है ना। तो फोर्स लगा I, ये पूरी लेंथ तो L1 दे रखी है, L1 काम नहीं है, कितना आएगा? I L B, क्योंकि 90 डिग्री पे लग रहे हैं। देखो I इधर है, B इधर है, तो फोर्स इधर, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो sin 90 की वैल्यू 1 हो गया। तो कितना आ गया भाई? I L B, इतना फोर्स लगा। इस फोर्स के कारण ये यहाँ से यहाँ तक चला
तो वर्क डन बाई, अब आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। आप एक तरह से निकाल सकते हो, इसका एक्सीलरेशन निकाल लो। एक्सीलरेशन कितना होता है भाई, फोर्स बाई मास। मास रोड का आपको m दे रखा है, तो कितना हो गया I/L/B/m। ये क्या हो गया एक्सीलरेशन। आप ये निकाल लो, जब ये यहां पर आएगी, जब ये यहां पर आएगी तो कितना दूर चल चुकी होगी यहां से, b। तो डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखे आपको, b। अच्छा, तो आप इक्वेशन लगा दीजिए v² = u² + 2as। फाइनल जब ये यहाँ पे उतर रही होगी उस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही होगी बेटा, v। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0 + 2। एक वैल्यू आपने निकाल ली कितनी, I/L/B/m निकाल ली। अच्छा जी, इनटू s, डिस्प्लेसमेंट कितना भाई, स्मॉल b। क्या यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया। अच्छा, इसके बाद जैसे ही नीचे उतरेगा तो इसमें फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स Fr, क्या वो लगेगा μmg। यस सर, जैसे ही नीचे उतरा तो इस पे एक फोर्स हो गया μmg इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स अब नहीं है, तो जो ये फोर्स लग रहा था ये तो लगना क्या हो गया, बंद। अच्छा जी, अब इस फोर्स के कारण यहाँ पे स्पीड भी है। फाइनली मान लो ये यहाँ पे जाके रुकी, ये डिस्टेंस है मान लीजिए x। कितनी डिस्टेंस है, x है। तो यहाँ पे जो v फाइनल है वो कितनी हो गई है आपकी, 0। तो देखो जैसे ही नीचे उतरा फोर्स इतना, तो एक्सीलरेशन या डीएक्सीलरेशन, डीएक्सीलरेशन हो गया ना। कितना हुआ डीएक्सीलरेशन इसका, फोर्स बाई मास, कट कर लो भाई, μg डीएक्सीलरेशन आया। कितना आया, μg डीएक्सीलरेशन। तो यहां से यहां तक की मोशन के लिए, यहां से यहां तक की मोशन के लिए आपने लगाया कि भाई v फाइनल स्क्वायर इक्वल टू, देख v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है ना। तो v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी यानी v फाइनल का स्क्वायर, इनिशियल स्क्वायर यहां से यहां तक की मोशन के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू ये आ गई v स्क्वायर, जो आपने लिखा हुआ है। जो यहां से यहां तक के लिए फाइनल वेलोसिटी थी, ये वेलोसिटी थी v। ये यहां से यहां तक के लिए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हो गया u का स्क्वायर प्लस 2as। 2a की वैल्यू कितनी बेटा, माइनस का μg, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, इनटू डिस्प्लेसमेंट यहां से तक मान लो x दूरी जाके रुका। अगर ये x पे रुका है तो ये क्या भी फाइनल 0 हो गया होगा। यस सर, तो इस टर्म को इधर ले आओ, तो ये हो गया 2μgx बराबर v स्क्वायर। बोलो हुआ नहीं हुआ। अच्छा जी, अब यहां से x की वैल्यू हो गई v स्क्वायर अपॉन 2μg। डेटा देखिए ना, कोई छूट ना जाए, बाकी सब कुछ करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसके अंदर v की वैल्यू रख दो जो आपने निकाली है ये वाली। तो मैंने v की वैल्यू इसमें रखी, तो फाइनली जो x आया वो देखो कितना आया, v स्क्वायर यानी 2ILB/m, v स्क्वायर इंटू b, यही तो था v स्क्वायर, है ना। v स्क्वायर अपॉन 2μg, इसमें डिवाइड करना है 2μg। क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया, यस सर, और ये μg ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर आ जाएगा μg। दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है। ये पूरा खोल के क्वेश्चन किया हुआ है ना, इसको चाहे तो वन लाइनर में भी सोल्व कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। वो कैसे करेंगे वो अभी अपन देख लेंगे। फिलहाल आप ये देखिए, आपको ये समझ में आया नहीं आया, पहले इस पे फोर्स निकाल लो ILB, और यहाँ पे I की वैल्यू कितनी होगी, V/R। अगर आपको वोल्टेज रखा था तो यहाँ पे I की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको V/R, ठीक है। फिलहाल समझ लो कि देखो यहाँ से तक फोर्स लगा, तो यहाँ से तक स्पीड बढ़ी, कितनी हो गई v। तो यहाँ से तक स्पीड वापस से कम हुई है, कितनी हो गई है फाइनली, जब रुक गया है तो इसका मतलब 0। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपसे पूछा गया है, बात समझ में आई। चलो अब देखो, या फिर आप दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हो, इसको अगर वन लाइनर सोल्व करना है, ये तो फुल्ली इसको ओपन करके कि कहाँ पे क्या हुआ वैसा करके, वरना आप इनिशियल यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या चला जब स्पीड 0 थी और जब ये रुका तब भी स्पीड कितनी थी, 0। यानी देखो स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो क्या 0 है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर 0।
और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? नेट वर्क डन के बराबर, है ना। यानी नेट वर्क डन कितना है भाई? 0। देखो यहाँ पे 0 स्पीड थी, यहाँ पे 0 स्पीड। देखो यानी पहले स्पीड बढ़ी है, बाद में स्पीड घटी भी है, यानी नेट काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0, यानी नेट वर्क डन 0 हुआ है। यानी पहले अगर आपका पॉजिटिव वर्क हुआ है तो बाद में कैसा हुआ है? नेगेटिव वर्क, ताकि आपका नेट वर्क डन कितना हो गया भाई? 0 हो गया है। अच्छा जी, वर्क डन, अब दो फोर्स, यहां से यहां तक तो किसने किया? मैग्नेटिक फोर्स ने वर्क, और यहां से यहां तक किसने किया भाई? फ्रिक्शन फोर्स ने वर्क, और दोनों का वर्क, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 0। इसको वर्क को लिख लो, W बराबर 0 हो गया, तो W को लिख लो, देखो W1 प्लस W2 बराबर 0, W1 बराबर W2 इक्वल टू 0। बात समझ में? टोटल वर्क हो गया। या आप ऐसा लिख लो कि जहां से तक मैग्नेटिक फोर्स ने वर्क किया, जहां से तक फ्रिक्शन फोर्स ने वर्क किया, और नेटवर्क कितना है? 0। यानी इन दोनों का वर्क एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, एक दूसरे के इक्वल भी है और अपोजिट भी है। तो वर्क डन इक्वल, भाई इनका सम तभी तो 0 आएगा जब ये दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे। इसका मतलब अगर मैं W1 और W2 का मैग्नीट्यूड देखूं तो दोनों का बराबर आएगा, W1 बराबर W2। W1 कितना भाई? मैग्नेटिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना जी? B। फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा? X हुआ जी। अच्छा अब यहां देखो मैग्नेटिक फोर्स कितना? ILB इंटू B, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इधर से भाई फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू और डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा? x। तो आप इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ILBB अपॉन म्यू। चेक कर लो, पिछली बार इतना ही आंसर आया था आपका। क्लियर है? तो वो आप कैसे भी कर सकते हो। आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से मैंने आपको करके बताया, आपको जैसे इच्छा हो रही है आप उसको वैसे सॉल्व कर लीजिए ना, ऐसे शॉर्टकट हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि इनिशियल रेस्ट पे था और फाइनल भी कैसा है? रेस्ट पे। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो नेट वर्क डन कितना आएगा? 0। नेट वर्क डन 0 आएगा तो यहाँ से यहाँ तक का वर्क और यहाँ से यहाँ तक का वर्क दोनों इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। दोनों को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक लाइन में सोल्यूशन हो जाएगा आपका। बात समझ में आई आपको? चलिए जी और देखिए, और देखिए ठीक है। अब आती है आपका क्रॉस फील्ड की बात। किसकी बात आती है? क्रॉस फील्ड की बात। ठीक है, क्रॉस फील्ड। अच्छा, क्रॉस फील्ड क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस फील्ड। आज परपेंडिकुलर नहीं होते तो कंबाइंड फील्ड बोला जाता है। अभी क्रॉस फील्ड है ना एप्लीकेशन, ये क्रॉस फील्ड बहुत सारी मतलब कि काफी यूजफुल डिवाइसेस के ऊपर बेस्ड होती हैं। इसका यूज करके काफी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस अपन बना सकते हैं ना। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस फील्ड के ना। क्रॉस फील्ड क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। चलो इससे पहले भी एक चीज और देख लो आप, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की मोशन, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की मोशन। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पढ़ चुके हो, अब मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ लेते हैं। अब दोनों में पता चल जाएगी तब अपन क्रॉस फील्ड में पढ़ लेंगे, क्योंकि वहां पे दोनों एक साथ लगेंगे। ठीक है, अच्छा जी मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ये है ऐसा, अभी इसमें कोई चार्ज पार्टिकल आपने एंटर करवाया है ना, v स्पीड से मान लीजिए आपने कोई चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर कराया। तो एंटर आप दो तरीके से करा सकते हो, परपेंडिकुलर भी और परपेंडिकुलर नहीं भी। ऐसा भी हो सकता है परपेंडिकुलर हो और ऐसा भी हो सकता है परपेंडिकुलर नहीं हो। तो दो केस मान लो, व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू b, यानी जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। देखिए गौर से देखना, अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है तो देखो v की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये, तो
तो भाई एंगल दोनों के बीच में कितना रहेगा 90 डिग्री। तो एक तो स्ट्रेट लाइन है और एक ऐसा है, तो देखोगे तो एंगल कितना है 90 डिग्री है ना। अच्छा अगर ऐसे एंटर करें, ऐसे यहाँ से 60 डिग्री में, ठीक है, ऐसे एंटर करें तो ये परपेंडिकुलर एंट्री है। देखो मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये इस लाइन के साथ 60 दे रखा है, मुझे इससे क्या मतलब है। अब देखो ये ऐसे एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो अब भी ऐसे ही है ना। अब देखो जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये टी वर्ड है, ये 90 डिग्री एंगल पे है। अब इस टी को मैं ऐसा यूं सीधा करते यूं, ये वाली जो लाइन है इसको बोर्ड के अंदर ऐसे डाल दिया जाए ऐसे, और ये वाली लाइन ऐसे। अब इसको मैं अगर थोड़ा सा इसको यूं घुमा दूं, तब भी तो जो ये अंदर वाली लाइन है और ये लाइन परपेंडिकुलर ही तो है, ये तो टी है ना पूरा ऐसा बना हुआ है। तो मैं इसके अंदर यूं डाल के अगर इसको यूं घुमाऊंगा, तब भी जो ये अंदर वाली लाइन और ये वाली लाइन ये परपेंडिकुलर ही रहेंगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं ऐसा, तब भी भाई थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। आपको इस एंगल से कोई लेना देना नहीं है, ये आपको एंगल किसमें चाहिए, वी और बी के बीच में ना। चलो एक छोटा सवाल करता हूँ, उसके बाद बताऊंगा। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि भैया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये मैग्नेट डॉट का मतलब बाहर की तरफ, और एक चार्ज पार्टिकल इधर से 53 डिग्री एंगल पे चार्ज q स्पीड v से एंटर कर गया, अच्छा जी। अब मैं ना बोलो बताइए इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड b है। तो आपने सिंपल सा बोला सर जी जो फोर्स लगेगा वो लगेगा q v b sin थीटा, जहां पे थीटा किस किस के बीच में एंगल है, v और b के बीच में। भाई चार्ज कितना दे रखा है q, स्पीड कितनी दे रखी है v, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है b, और साइन थीटा रखना है आपको। अब थीटा ये नहीं कि आप एंगल देखते हैं थीटा की वैल्यू रख दो, ये थीटा नहीं है। आपको किस किस के बीच में थीटा चाहिए, आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन तो ये हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है ऐसा, देखिए वो टी बन रहा है। देखो एंगल दोनों के बीच में कितना है 90 डिग्री, देखो है। तो यहाँ पे थीटा 90 है, तो साइन 90 की वैल्यू 1, फोर्स लगेगा QVB, कितना लगेगा QVB है ना। तो कोई भी एंगल देख के ऐसा नहीं कि 90 डिग्री। और वैसे भी आप देखो जब तक मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसे इस बोर्ड के परपेंडिकुलर रहेगा, तो आप कैसे भी एंट्री करा दो इस प्लेन के अंदर, तो ये सारी लाइन इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है, ये पूरा प्लेन ही इस लाइन के परपेंडिकुलर है। देखो इस लाइन के जब पूरा बोर्ड परपेंडिकुलर है, यस सर। तो जब तक मैं मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन दूंगा, तो प्लेन के अंदर आप कैसे भी एंटर करा दो चार्ज पार्टिकल को, परपेंडिकुलर ही रहेगा, है ना। चलो अब बात करते हैं परपेंडिकुलर एंट्री की। देखिए अरे चार्ज पार्टिकल इधर एंटर किया, मान लो Q चार्ज है, V स्पीड है, B मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स किधर लगा, फोर्स किधर लगा, V B फोर्स लगा। तो इस फोर्स की वजह से ये वाला क्या इधर मुड़ना चालू हो जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन में आना चालू हो जाएगा ना। अच्छा जब ये इधर आएगा, देन देखो फोर्स इस पार्टिकल के मुड़ने से क्या चेंज हो रहा है, भाई बी तो चेंज हो नहीं रहा, क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ जो स्पीड है इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, यानी बी की डायरेक्शन। तो देखो इधर फोर्स इधर है, जब ये इधर आएगा, जब ये इधर चल रहा होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो बी तो उधर ही रहा, बी की डायरेक्शन है, तो फोर्स इधर लगने लग गया नीचे, तो फोर्स नीचे। अब इस पार्टिकल को ये इधर खींचने लगेगा, अच्छा अब जब ये इधर आएगा तो इस फोर्स की डायरेक्शन आप निकालना इधर आएगी। आप ऐसे पकड़ के चलो, देखो ये इनिशियल स्पीड की डायरेक्शन है, ये फोर्स, अब ये फोर्स है तो फोर्स की तरफ मोड़ते जाओ फिंगर को। देखो इधर आएगा तो फोर्स इधर, फिर इधर जाएगा तो फोर्स इधर, फिर नीचे जाएगा तो फोर्स वापस से इधर और वापस से इधर, तो कुछ ऐसा पार्ट है, ठीक। तो अच्छा इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, सर जी फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो QVB sin थीटा,
तो भाई क्यू वी बी थीटा की वैल्यू क्या 90 डिग्री है हमेशा। यस सर, चाहे पार्टिकल किधर भी मुड़ गया है, क्योंकि है तो इस प्लेन में ही, पार्टिकल तो इस प्लेन में ही है, और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन में पार्टिकल किधर भी चले हमेशा क्या रहेगा भाई 90 डिग्री पे। देखो बी की वैल्यू तो ये फिक्स थी आपकी, ये बी और ये था बी। अब इन दोनों के बीच में ये क्या था आपका, फर्स्ट फिंगर वेलोसिटी, सेकंड फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये इनिशियल जब एंटर किया तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन थी और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, ये वाली फर्स्ट फिंगर वेलोसिटी, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स। अब आप यूं चल रहे हो, देखो इन दोनों उंगलियों के बीच में देखना एंगल चेंज नहीं हो रहा, हमेशा 90 डिग्री है। देखो ऐसे चलते जा रहे हो, क्या इन दोनों फिंगर्स के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री है, यानी पूरी मोशन के दौरान एंगल 90 डिग्री ही रहा है। तो यानी जो इस पे फोर्स लगने वाला है वो कितना लग रहा है, क्यू वी बी। क्या फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है? यस सर। तो ना पूरी मोशन के दौरान क्यू चेंज हो रहा है, ना वी चेंज हो रहा है, ना बी चेंज हो रहा है। भाई वी तो चेंज हो ही नहीं सकता ना, स्पीड तो चेंज हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स हमेशा कितना रहता है, जीरो, क्योंकि ये हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर लगता है। तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो नहीं सकती। चलिए जी और देखिए, अब ऐसा हो गया यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। क्या मैं कहूं फोर्स कांस्टेंट है? नहीं। देखो फोर्स की तो डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। देखो पहले इधर था, फिर इधर था, फिर इधर था, फिर इधर था, तो डायरेक्शन चेंज हो जाए यानी समझ लो फोर्स चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? तो इस पूरी मोशन के दौरान क्या फोर्स चेंज हो रहा है? यस सर। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चेंज हो रहा है? नहीं। क्या स्पीड चेंज हो रही है? नहीं, वी है। क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? यस सर, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। और वेलोसिटी क्योंकि डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी चेंज, तो पहले इधर जा रहा था तो इधर वेलोसिटी थी, जब इधर आ रहा है तो नीचे वेलोसिटी है। तो अगर इधर वेलोसिटी वी वेक्टर है तो इधर कितनी होगी, माइनस वी वेक्टर। तो क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है? यस सर। तो वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज। अच्छा, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो क्या एक्सीलरेशन आएगा? यस सर। तो ये मोशन है, ये एक्सीलरेटेड मोशन है। कैसी है मोशन? एक्सीलरेटेड मोशन है। क्या इस मोशन के दौरान स्पीड कांस्टेंट है? क्या v कांस्टेंट है? यस सर। क्या v वेक्टर कांस्टेंट है? नहीं। तो अगर v वेक्टर कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन होगा, भले ही स्पीड कांस्टेंट है पर एक्सीलरेशन तो आएगा। चलिए ये छोटी मोटी बेसिक किसकी बात है, काइनेमेटिक्स की बात है ना, कोई खास चीज नहीं है। फिलहाल तो आप ये समझिए कि ये एंटर किया तो फोर्स इधर लगा, पार्टिकल इधर मुड़ा, फोर्स की डायरेक्शन वापस से चेंज होगी, पार्टिकल इधर मुड़ा, फोर्स की डायरेक्शन फिर चेंज। अच्छा, अब इस पे जो ये फोर्स लग रहा है पूरी मोशन के दौरान वो एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ लग रहा है। देखो अगर यहाँ पे मैं एक सेंटर बना दूं तो पूरे रास्ते क्या इस सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है? यस सर। अच्छा, और क्या इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है? यस सर। देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट। और ये हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ, ऐसे फोर्स जो एक फिक्स पॉइंट की तरफ लगते हैं उनको सेंट्रल फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंट्रल फोर्स। अच्छा, और सेंट्रल फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो ऑब्जेक्ट का पाथ होता है सर्कुलर। कैसा होता है? सर्कुलर पाथ होता है। बात समझ में आई? तो देखिए इसका जो पाथ है, जो ये पाथ है वो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। अब देखो ये मैकेनिक्स की बातें मिटा देते हैं अपन, तो वापस से दोबारा से अब छोटी मोटी बातें वापस से देखते हैं इसके बारे में, है ना। चलिए भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसा लिया था आपने? ऐसा जी, चार्ज पार्टिकल को एंटर कराया तो वही पाथ कैसा हो गया था? ऐसा। जहां पे एंटर हुआ था v स्पीड से ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, फोर्स की डायरेक्शन इधर 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 और इधर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर v और v परपेंडिकुलर है तो पाथ जो होगा वो होगा सर्कुलर। क्यों होगा? क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और एक सेंटर की तरफ लग रहा है यानी सेंट्रल फोर्स है। और जब ऐसा केस होता है तो पाथ कैसा हो जाता है? सर्कुलर, यानी ये सर्कुलर पाथ में घूमना चालू कर देगा। अच्छा जी, अब ये सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो ये सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी आएगी? मान लीजिए r रेडियस। कितनी है? r रेडियस। अच्छा, इस पे जो सेंट्रल फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है, तो कितना लग रहा है? देखो सर्कुलर पाथ के लिए, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए। सर्कुलर पाथ की कंडीशन है ना कि ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई ऐसा फोर्स एक्ट करना चाहिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करे। यहां पे देखो जो फोर्स लग रहा है चार पार्टिकल पे सेंटर की तरफ, ये क्या मैग्नेटिक फोर्स है? यस सर, ये मैग्नेटिक फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है
वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है बेटा? QVB। कितना लग रहा है? QVB। अच्छा, और सेंट्रल फोर्स कितना हो गया? mv²/r। मान लीजिए इसकी रेडियस है r, तो एक v से एक v तो कैंसिल हो गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है r की वैल्यू आएगी, वो आएगी mv/qb। mv/qb, दिस इज द रेडियस, इट इज द रेडियस ऑफ दिस पाथ। इस पाथ की रेडियस है। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में आप एंटर कराओगे तो उसकी रेडियस आएगी mv/qb। ठीक है। अच्छा जी, और दूसरी चीज देखिए, अरे पूरा जब एक सर्किल लगाएगा, ये पूरा एक सर्किल, तो क्या स्पीड पूरे मोशन के दौरान भी रही है? यस सर, स्पीड तो भी ही, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स स्पीड चेंज नहीं कर सकता। क्या वेलोसिटी चेंज कर सकता है? यस सर, स्पीड को चेंज नहीं कर सकता ना, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा स्पीड का। अच्छा, एक चक्कर में अगर इसकी रेडियस है r, तो एक चक्कर में यहां से तक कितना चलेगा? टोटल डिस्टेंस कितनी चलेगा? 2πr दूर चलेगा, और स्पीड है v, तो क्या एक चक्कर में टाइम लगेगा? वो इतना लगेगा, इसको बोला जाता है टाइम पीरियड। टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड, या आ गया टोटल टाइम एक चक्कर का ना, एक चक्कर की टोटल डिस्टेंस और स्पीड। अच्छा जी, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो भाई रखी मैंने, तो देखो 2πr की वैल्यू रख दी mv/qb बाई v। क्या v से भी कैंसिल हो गया? यस सर। ओहो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा। क्या रेडियस डिपेंड कर रही है? यस सर, रेडियस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है। रेडियस तो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। यानी स्पीड ज्यादा होगी तो रेडियस बड़ी हो जाएगी। भाई r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है ना, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है, तो जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी उतनी ज्यादा रेडियस बढ़ेगी। यानी बट टाइम पीरियड सेम रहेगा। यानी एक चक्कर जितने टाइम में, मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल मैंने परपेंडिकुलर एंटर कराया, तो उसने 3 सेकंड में एक चक्कर बनाया। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर उसकी स्पीड डबल कर दो तो कितनी देर में एक चक्कर मारेगा? 3 सेकंड में मारेगा। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। देखो आपको मैं समझाता हूं कैसे। देखो आपने मान लीजिए 50 की स्पीड से पार्टिकल एंटर कराया, तो उसने चक्कर मार के आ गया, टाइम लगा मान लीजिए 3 सेकंड, आपने स्पीड 100 कर दी, तो देखो क्या स्पीड बढ़ाने पर रेडियस ही बढ़ गई? स्पीड बढ़ाने पर पाथ की रेडियस, यानी बड़ा चक्कर मारने लग गया, पर टाइम कितना रहा? 3 सेकंड। तो आप स्पीड बढ़ाओगे तो पाथ की लेंथ ही बढ़ जाएगी, पर टाइम क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी कुल मिलाकर टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। मैंने कहा 50 की स्पीड से एंटर कराया तो 3 सेकंड में एक चक्कर मारा, 100 की स्पीड से एंटर कराएंगे तो कितनी देर में चक्कर मारेगा? वो 3 सेकंड में मारेगा। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। अच्छा, टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है f इक्वल टू, वो कितनी होती है? वो होती है qb/2πm। मैं सारे रिजल्ट लिख देता हूँ। टाइम पीरियड कितना? 2πm/qb, और r इक्वल टू mv/q। 3 रिजल्ट आ गए। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को जिसका चार्ज q है, मास m है, v स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कराया जाए, देन उसकी रेडियस इतनी होगी, फ्रीक्वेंसी इतनी होगी, टाइम पीरियड इतना होगा। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी दोनों स्पीड से इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। ये पूछ लिया जाता है ना, इंपॉर्टेंट है, तो पूछ लिया जाता है, कहते हैं प्रूव करो कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। आ जाएगा जी आपका। चलिए और देखिए, अब इस पे अगर न्यूमेरिकल उठाएं तो न्यूमेरिकल वही पहले जैसे मैं कहूंगा आपसे, एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, 3 पार्टिकल हैं। ठीक है, तीनों सेम मोमेंटम से एंटर किए। कैसे एंटर किए? सेम मोमेंटम से। अच्छा, सेम मोमेंटम से एंटर किए, सेम मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर। देखो मैंने कहा एक अल्फा पार्टिकल, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, सेम मैग्नेटिक फील्ड में, सेम मोमेंटम से
परपेंडिकुलरली एंटर किए, है ना, एंट्री कैसी है उनकी, एंट्रेंस कैसा है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल इंसिडेंट बोलते हैं ना। अच्छा, तो मैंने कहा उनके पाथ की रेडियस का रेशियो था, तो आर अल्फा आर पी डॉट आर डी। चलिए जी, अब आइए आर अल्फा की वैल्यू कितनी होगी भाई, देखो ऊपर देखो m इंटू वी आ रहा है, तो ये मोमेंटम हो गया, मोमेंटम ऑफ अल्फा अपॉन मोमेंटम ऑफ सॉरी चार्ज ऑफ अल्फा इंटू बी। क्या बी सेम दे रखा है, यस सर, रेज टू पी ऑफ प्रोटॉन अपॉन क्यू पी बी रेज टू पी ऑफ न्यूट्रॉन क्यू डी। क्या आपको क्वेश्चन में दिया कि ये तीनों बराबर हैं, यस सर। जब मैग्नेटिक फील्ड सेम दिया, यस सर, तो मास का कोई चक्कर नहीं, आपको मोमेंटम ऊपर पूरी टर्म मोमेंटम बन गया ना, आपको तो मोमेंटम इक्वल दे दिया, क्या दे दिया, मोमेंटम ही सेम दे दिया। अच्छा जी, इसलिए अगर मैं कहूं रेडियस और मोमेंटम का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, अगर कोई पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर किया है, तो रेडियस और मोमेंटम का रेशियो हमेशा क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहता है। रेडियस और r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p होता है ना, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ये मोमेंटम, यानी r इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू p, यानी r बाय p की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अगर p प्लस तो सेम है तो ये हो गया। अब आपके पास जो रेशियो बचा r अल्फा रेज टू r p रेज टू r d, मेरे हिसाब से वो बन गई 1 अपॉन q अल्फा यानी 2e रेज टू 1 अपॉन प्रोटॉन रेज टू 1 अपॉन न्यूट्रॉन। क्या e से e कैंसिल हो गया, भाई पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1 रेज टू 2 रेज टू 2, ये रेडियस का रेशियो आ गया। क्या आ गया, रेडियस का रेशियो, आराम से देखिएगा भाई, ठीक है। अब वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फोर्स के रेशियो में जो क्वेश्चन बताए थे उतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मोमेंटम इक्वल है जी, मोमेंटम इक्वल मोमेंटम का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इक्वल और उनका रेशियो ना, इतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, वो सेम मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर किए, सेम मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर किए, अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी अगर इक्वल है तो बताइए उनकी रेडियस का रेशियो। तो सिंपल से आपने क्या कर दिया, आर अल्फा अपॉन आर पी पूछा गया है, तो ये कितना होगा बेटा, कितना होगा, m ऑफ अल्फा v ऑफ अल्फा अपॉन q ऑफ अल्फा b अपॉन m ऑफ प्रोटॉन v ऑफ प्रोटॉन अपॉन q ऑफ प्रोटॉन एंड भाई ये रेशियो निकालना है। अब इस रेशियो में आप पलट लीजिए इसको, r अल्फा अपॉन r p, ये कितना होगा, m अल्फा v अल्फा q अल्फा b, और ये कितना हो गया, qp b mp vp। तो क्या ये कैंसिल हो जाएंगे, और चार्ज का रेशियो तो आपको पता ही रहेगा ये डबल होता है, और मास का रेशियो आपको पता ही रहेगा ये 4 टाइम्स होता है, और ये कितना हो गया 2। तो आंसर कितना आ गया, 2 v अल्फा बाई vp, v अल्फा बाई vp क्या आया। यानी कुल मिला के अब भी आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी का रेशियो चाहिए। उसके लिए आपको क्या दे रखिए, दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर दे रखी है, तो रख दीजिए इसको, हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर बराबर हाफ mp vp स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया मेरे हिसाब से, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 4 टाइम्स, तो v अल्फा अपॉन vp इक्वल टू 1/2 आ गया। पहले इसको इधर लाओगे 4 नीचे जाएगा, फिर स्क्वायर रूट लोगे तो 1/2, यहाँ पे रख दीजिए 1/2, तो क्या रेशियो आ गया 1:1, कितना आ गया 1:1, है ना। ऐसे आपको पूछेगा तो आपको सिंपल, जैसे उसमें फोर्स का रेशियो पूछता था, फोर्स रखते हो, अब यहाँ पे रेडियस का रेशियो पूछा, दोनों की रेडियस रख दो, जो कट रहा है जितना आपको पता है चीजें, उन चीजों को वैल्यू रख दो, बचेगा आपके पास वेलोसिटी का रेशियो। वेलोसिटी के रेशियो के लिए क्या देगा, मोमेंटम इक्वल देगा, या आपका काइनेटिक एनर्जी इक्वल देगा, या इनके रेशियो देगा, कुछ भी जो आपको देगा वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, और देखिए इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं भाई, आर अल्फा अपॉन आर पी, ठीक है, ऊपर आएगा इसका मोमेंटम अपॉन क्यू अल्फा बी, और नीचे आएगा इसका मोमेंटम, कितना भाई
P प्रोटॉन अपॉन QP D, क्या ये कैंसिल हो जाएगा? और ये मेरे हिसाब से कितना हो गया भाई 2 टाइम्स, तो आप इसको लिख सकते हो, देखो कितना देखो, ये नीचे तो पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर बचा Q अल्फा, नीचे बचा सॉरी P अल्फा PP इंटू 1/2 बोलो बचा। आपको तो किसका रेशियो, ये मोमेंटम का रेशियो है, आपको किसका रेशियो दे रखा है? काइनेटिक एनर्जी का। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, मोमेंटम को क्या लिखा जा सकता है 2m अल्फा k अल्फा, और नीचे रख दो रूट का 2mp kp। क्या काइनेटिक एनर्जी बराबर दे रखे हैं? यस सर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर से कट करोगे तो कितना हो गया 4, मास को कट करोगे ना तो 4 का रूट कितना हो जाएगा? ये 1/2 तो ये वाला, और ये 4 का रूट कितना हो गया 2, तब भी कितना आएगा 1:1 आएगा। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और देख लीजिए इसके ऊपर छोटा सा, ये रेडियस के रेशियो पूछ सकता है ना, खूब पूछे जाते हैं भाई, रेडियस का रेशियो बताओ, रेडियस का रेशियो बताओ, वही सारे केस करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अच्छा जी, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा ग्राफिकल क्वेश्चन, क्या आप मैं आपसे बोल सकता हूँ R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है? यस सर, क्योंकि R इक्वल टू कितना होता है mv/qb, mv/qb। तो अगर मैं R और V में ग्राफ बनाऊं, R और V में, तो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, V एक्सिस के साथ जो एंगल आएगा V के साथ है, वो क्या बताएगा? ये वाली टर्म बताएगा। क्या बताएगा? ये वाली टर्म, यानी यहाँ पे जो tan ऑफ थीटा बताता है वो बताता है m/qb, m/qb। अच्छा, यानी 2-4 पार्टिकल मैंने छोड़े, अगर उसके R और V का मैं आपको रेशियो दूं, तो जो V एक्सिस के साथ स्लोप होगा वो बताएगा m/qb। क्या बताएगा? m/qb। देखो q/m को बोला जाता है स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक चार्ज। अच्छा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका ये रेशियो ज्यादा होगा, और जिसका ये वाला रेशियो ज्यादा होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज कम होगा। यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज उल्टा आ रहा है ना, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो tan थीटा को 1 स्पेसिफिक चार्ज इंटू b, तो जिसका स्पेसिफिक चार्ज कम उसका थीटा ज्यादा। कौन से एक्सिस के साथ? v एक्सिस के साथ। तो जिसका एंगल ज्यादा बन रहा है कौन से के साथ? v एक्सिस के साथ, उसका स्पेसिफिक चार्ज कम होगा। या फिर आप उल्टा बोलो कि जिसका एंगल r के साथ ज्यादा बनता है उसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होता है। जिसका एंगल इधर से कम है उसका एंगल इधर से ज्यादा होगा, तो उसका स्पेसिफिक चार्ज कैसा होगा? ज्यादा। जैसे मान लीजिए मैंने 2 पार्टिकल दिए, सिंपली जैसे मैंने ग्राफ बना के दिया आपसे, जैसे मैंने आपसे बोला ऐसा, ये B है, ये R है, ये पार्टिकल A है, ये B। मैंने 2-4 पार्टिकल है जिनको सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कराया, तो उनके B और R का ग्राफ ऐसा आया। मैंने कहा बताइए कौन से 4 पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा है? तो एंगल किसके साथ? देखो R के साथ। तो किसका एंगल ज्यादा है? R के साथ, A का। तो स्पेसिफिक चार्ज किसका ज्यादा होगा? यानी Q/m किसका ज्यादा होगा? A का, Q/m ऑफ B से। जिसका R के साथ ज्यादा एंगल उसका स्पेसिफिक चार्ज भी ज्यादा। तो यहाँ पे मैं एंगल भी लिखूं, जैसे मान लो मैं कह दूं भाई ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो मैं कहूँ इनकी स्पेसिफिक चार्ज के रेशियो बता दो। तो आपको पता है सर जी, जो ये tan थीटा तो होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड तो आपको सेम दे रखा है, तो आप क्या करोगे भाई tan थीटा ऑफ A अपॉन tan थीटा ऑफ B, ये दोनों ले लो भाई, ये स्पेसिफिक चार्ज के रेशियो ही है। कितना आएंगे? tan ऑफ 60 अपॉन tan ऑफ 30, कितना आएगा भाई? √3, 1/√3, आंसर आ जाएगा 3। तो tan थीटा तो आता जो आया ना, आपने v एक्सिस के साथ निकाला था, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आई थी? m/qb। अगर आप r एक्सिस के साथ एंगल लोगे तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आती है? r एक्सिस के साथ अगर एंगल लो तो qb/m। अब b तो सेम दे रखा है, तो जब आप रेशियो लोगे A और B का, तो ये तो कटेगा ही, ऊपर ये बचेगा A का और ये क्या बचेगा? B का।
तो स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो tan थीटा के रेशियो के बराबर आता है। कितना आया भाई? 3 आ गया। और बात समझ में आई? ठीक है, ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो आपको मेन चीजें क्या याद रखनी है? पहली चीज क्या कि अगर पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है तो भाई एक तो उसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। दूसरा, जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर पाथ होगा। और जो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है। तीसरी बात, जो उसका टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट होता है, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट होता है उसकी स्पीड से, और फ्रीक्वेंसी भी इंडिपेंडेंट होती है उसकी स्पीड से। ये डिपेंड नहीं करते। रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? स्पीड के। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होती है? मोमेंटम के। अगर v और r के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो r एक्सिस के साथ जो एंगल है उसका tan थीटा स्पेसिफिक चार्ज बताता है। क्या बताता है? स्पेसिफिक चार्ज। ओके, अब यहाँ तक का टॉपिक कीजिए। इसके आगे इसके ऊपर और काफी अच्छे क्वेश्चन है, पार्शियली एंट्री, कंप्लीट एंट्री ना, वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। एक बार आप यहाँ तक का इसको कंप्लीट कर लीजिए, ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला ना। समझ में आया तो मेरे को दोबारा बताना, ठीक है? थैंक यू।